कार्यपालिकीय निकाय है ग्राम सभा का, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या है? कार्यपालिकीय निकाय, ठीक है। ग्राम सभा का कार्यपालिकीय निकाय। ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति समझते जा रहे हो ना? ठीक है। पंचायत समिति ये ग्राम लेवल पर होती है, गांव के स्तर पर होती है। पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर। किस पे लेवल पर? ब्लॉक। यानी खंड पंचायत बोलते हैं, कई जगह जनपद पंचायत बोलते हैं, कई जगह पंचायत समिति बोलते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम जाने जाते हैं, लेकिन ये मध्य स्तर पर होती है, मिडिल लेवल पर होती है, ठीक है ना। और एक होती है जिला पंचायत। क्या होती है? जिला पंचायत, ठीक है। ये होती है जिला लेवल पर, ठीक है ना। जिला पंचायत जिला लेवल पर होती है, ठीक है। ठीक है। तो पंचायत समिति, जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें बहुत डीपली जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे। जो आपके एनसीईआरटी में है उसको हम केवल इतना समझेंगे कि पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होती है, जिला लेवल पर जिला पंचायत होती है, ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके प्रतिनिधि, इसमें इसका प्रतिनिधित्व होता है, इसमें भी इसका प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। हाँ, यही है त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम, इसी को कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है, ठीक है। यहाँ जिला पंचायत है, यहाँ पर जिला, ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ग्राम है, ठीक है ना। ठीक है ना। ये 3 लेवल होते हैं पंचायतों के। ये किसी भी राज्य में ये 3 लेवल पर पंचायतें काम करती हैं, ठीक है। ये होगी हमारी पंचायत व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था जो है, असल में इस किसे कहेंगे ये पंचायती राज व्यवस्था है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, 2 बातें और हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था उसे कहेंगे जहां पर लोग, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां लोग अपने स्वयं के लिए शासन करते हैं, स्वयं के लिए शासन करते हैं, ठीक है। अपने स्वयं में शासन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा लॉ मेकिंग काम कर रही है, कानून बना रही है ग्राम पंचायत के लिए, यानी तो ग्राम सभा में कौन है? सब लोग हैं, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, डायरेक्ट है। तो अपने लिए ही शासन बनाने की प्रक्रिया, अपने ही कानून बनाने की प्रक्रिया, या अपने ही लिए ही सरकार में भागीदारी या निर्णय निर्माण क्या कहलाएगा? पंचायती राज व्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया जो लोगों को अपने लिए सरकार में प्रत्यक्ष भागीदारी प्रदान करती है, लोगों को ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो।
ये हो गई पंचायती राज व्यवस्था। अब हम इसके छोटे छोटे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। गांव में कोई झगड़ा हो जाता है तो वो कैसे सॉल्व होता है? क्योंकि ग्राम सभा का ये काम ये है, जैसे वहाँ पर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने बताया रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम करती है, ऐसे ही ग्राम पंचायत भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम भी करती है, ठीक है। कोई झगड़ा हुआ आपस में तो पहले पंचायत लेवल पे ही उसको निपटाने का काम करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ नहीं होता है तो फिर क्या होगा? पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ होगी। पुलिस स्टेशन का अपनी संरचना है, वहाँ पे एसएचओ है, एसआई है, कांस्टेबल्स हैं, ठीक है। वहाँ आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके आधार पर आपको क्या होती है? छानबीन होती है। जब छानबीन होती है उसके बाद कोई केस आगे बढ़ता है, ठीक है। ये आपके पुलिस स्टेशन का काम है। फिर एक अधिकारी होता है या एक कर्मचारी होता है जिसको पटवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटवारी, ठीक है। पटवारी का क्या काम है? पटवारी का क्या काम है? हाँ, पटवारी का काम है लैंड सर्वे का, यानी भूमि का सर्वेक्षण। जो जमीन है उसका सर्वेक्षण करना, किसके पास कितनी जमीन है, कहाँ से मुड़ रही है, रास्ता कहाँ से जा रहा है, फील्ड सुपरविजन करना, ठीक है, उसको सुपरवाइज करना, चीज़ों को देखना, ठीक है ना। साथ साथ में पटवारी का ही काम है कि कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसके लिए पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना, ठीक है। ये पटवारी का कोई भी काम होता है उसके बारे में पुलिस को बताने का काम भी पटवारी का ही होता है, ठीक है ना। और पटवारी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो, क्योंकि पटवारी जानता है जनरली कौन से मैटर में, सिविल मैटर्स होते हैं। सिविल मैटर्स माने जमीन से संबंधित विवाद जो होते हैं उनमें पटवारी को पता है कि किसकी कितनी ज़मीन है और कहाँ है, किस प्रकार की है, ठीक है ना। तो उसमें उसका ये काम होता है, ठीक है ना। और पटवारी किसके अधीन करता काम? रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी जहाँ से खेतीबाड़ी का काम देखा जाता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है एक, ठीक है, राजस्व विभाग, ठीक है, ठीक है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सीनियर या मतलब अधिकारी हैं वो पटवारी के काम को डायरेक्ट सुपरवाइज करते हैं, पटवारी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा तहसीलदार होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी से बड़ा ऑफिसर क्या नाम होता है उसका? तहसीलदार। अब इसके अंतर्गत आते हैं तहसीलदार। कौन? हाँ, तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी है, ठीक है ना। ये भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो ऊपर तक जाता है, यानी कहाँ तक? फाइनेंस मिनिस्ट्री तक जाता है, ठीक है। पटवारी से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हम कहाँ ग्राम पंचायत यानी पंचायत स्तर पर समझ रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था में। तो तहसीलदार है, ठीक है ना। तहसीलदार का काम क्या है? तहसील के अंदर जितने भी टैक्सेशन सिस्टम है, कर प्रणाली है, उसको ठीक वहाँ छोटे छोटे मेले लगते हैं, हाट लगती हैं, तो उनमें कैसे उसको ठीक से करना, वहाँ कोई छोटा मोटा टैक्स लगाना है या फीस लगाना है, क्या करना है, वो काम करता है। पटवारी के द्वारा दी गई रिपोर्ट को ठीक से समझना है, ठीक है ना। और जो भी पुलिस स्टेशन होता है उससे संबंधित जानकारी सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? तहसीलदार के पास होती है। रेवेन्यू संबंधित सबसे ज़्यादा जानकारी तहसीलदार के पास ही होती है, क्योंकि तहसीलदार को ही डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं कौन? पटवारी, ठीक है ना। ठीक है,
ठीक है। और तहसीलदार के बाद अगर हम बात करें जिला लेवल पर तो वो होता है जिला कलेक्टर, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है, जो आईएएस अधिकारी होता है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर कौन है जिले पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, जिला अधिकारी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पंचायत का सिस्टम, पंचायती राज, जिसमें हमने पॉलिटिकल समझा और आर्थिक समझा, इकोनॉमिकल समझा, रेवेन्यू सिस्टम समझा। रेवेन्यू सिस्टम में पटवारी, पटवारी के बाद तहसीलदार, और कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो पुलिस स्टेशन, ठीक है ना, और पुलिस स्टेशन को सहायता करने के लिए पटवारी है और तहसीलदार है, ठीक है, और तहसीलदार के ऊपर बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, नगरीय प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय प्रशासन। सबसे पहले नगरीय प्रशासन में या वहाँ पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यहाँ त्रिस्तरीय वाला चक्कर नहीं है, यहाँ तो क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। जैसे अगर नगर पालिका है तो इसका कहीं किसी से संबंध नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नगर निगम है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नगर पंचायत है, जिसमें पंचायत जुड़ा हुआ है लेकिन है नगरीय निकाय है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पास है, ठीक है ना, नगर पंचायत। तो ये तीन, ऐसा नहीं है कि तीनों का ये कैसे लेवल बना देना, ठीक है, ये तीनों अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, किसी भी, चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, ये केवल इनके एरिया और जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए। जो ऐसे शहर हैं या ऐसे छोटे कस्बे हैं जो पूरी तरह से शहर नहीं बने हैं लेकिन गांव भी नहीं बचे हैं, वो यानी वहाँ गतिविधियाँ शहर वाली भी होती हैं और लोग गांव वाले भी हैं, ठीक है, दोनों मिक्स हैं, वहाँ होती है नगर पंचायत। क्या होती है, नगर पंचायत, ठीक है, ठीक है। जो ऐसे नगर हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन बहुत छोटे भी नहीं हैं, जिला स्तर पर लगभग लगभग, वहाँ होती है नगर पालिका। क्या होती है, नगर पालिका, ठीक है। ऐसे शहर जो बहुत बड़े हैं, दिल्ली जैसे हैं, मुंबई जैसे हैं, ठीक है, देहरादून है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ होती है नगर निगम। क्या होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। क्लियर है, तीनों को समझ गए। इसीलिए एक दूसरे से कोई इनका लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नगर पंचायत हो सकती है कहीं और हो, ये कहीं और हो, इनका कोई कनेक्शन आपस में नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों की जो संरचना है वो कैसे बनेगी, ये तीनों डिवाइड होते हैं किसमें, वार्ड्स में। किसमें होते हैं, वार्ड, ठीक है ना। वार्ड के लिए क्या बनता है, काउंसलर। वार्ड के लिए काउंसलर का इलेक्शन होता है ना, पार्षद, ठीक है ना। तो वार्ड काउंसलर, तो सब नगर पंचायत भी वार्ड में बटी होती है, क्योंकि छोटा होता है तो वार्ड कम होंगे, 20-25 वार्ड होंगे। ये छोटा होता है, इसमें 50 से 100 वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। नगर निगम बहुत बढ़ते हैं, 200 तक वार्ड चले जाते हैं, 250 तक, 400 तक, 500, ठीक है। तो ये बड़े बड़े शहरों में वार्ड, लेकिन जनसंख्या के आधार पर वार्डों को बनाया जाता है। तो वार्ड सबसे पहला जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है काउंसलर। क्या होता है, वार्ड काउंसलर, ठीक है ना, सॉरी, वार्ड काउंसलर, ठीक है, वार्ड पार्षद, ठीक है। इसका काम क्या है, सबसे पहले तो ये जनता का सीधा प्रतिनिधि होता है अपने, चाहे नगर पंचायत है, नगर निगम है। दूसरा, हॉस्पिटल बनाना,
अपने वार्ड से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं छोटी छोटी, साफ सफाई से लेकर के हॉस्पिटल, स्कूल, ये सभी जिम्मेदारियां किसके ऊपर आती हैं? वार्ड काउंसलर के ऊपर आती हैं। ठीक है, अपने वार्ड के लिए बजट का निर्माण करना। ठीक है, कुछ ऐसे काम है जिसके लिए अलग से स्टाफ की आवश्यकता है, कुछ नए काम हो सकते हैं, जैसे जिम, दिल्ली के अंदर जिम जगह जगह खुली हैं, वो किसका काम है? वार्ड काउंसलर का काम है। यानी अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत जनता के लिए जितनी भी सुविधा की चीज़ें हो सकती हैं, वो सब काम कराने का दायित्व किसका है? वार्ड काउंसलर का है। वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वार्ड काउंसलर की है। हाँ हाँ, सब मान लो एक नगर पंचायत है, उसमें 20 वार्ड है, तो 20 काउंसलर हो गए। ठीक है, अब होता क्या है, कई जगह पर जो इनके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट भी इलेक्टेड होते हैं, कई जगह इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। मतलब इन काउंसलर में से कोई एक बनेगा जो इसका चेयरमैन होगा। ठीक है, तो इन 20 में से कोई आपस में चुनाव करके एक हेड ऑफ दी नगर पंचायत बना देंगे। ठीक है ना, क्लियर है? इसमें से नगर निगम का कई जगह पर ये इलेक्शन डायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब सीधे वार्ड के, मतलब वार्ड काउंसलर के भी चुनाव हो रहे हैं, साथ साथ में आपके चेयरमैन के भी हो रहे हैं। यानी इसको हम नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं, नगर निगम मेयर बोलते हैं नगर निगम में। ठीक है, मेयर, महापौर, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर बोलते हैं, महापौर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष ही बोलते हैं, और नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है उसको नगर पंचायत का अध्यक्ष ही बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है? ये 3 चीज़ें आपने समझ में आ गई। और कई जगह पर, बस ज़्यादा जगह पर क्या होता है, पार्षद चुने जाते हैं, पार्षदों के बीच से इनके चेयरमैन और महापौर चुने जाते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को रखने का काम भी काउंसलर करते हैं। अपने क्षेत्र में कोई ऐसी आवश्यकता है जहां पर उनको अलग से अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है, तो वो रख सकते हैं। ठीक है ना, तो म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको समझिए। नगर निगम और नगर पालिका, काउंसिल होती है नगर पालिका और कॉरपोरेशन होती है नगर निगम। ठीक है, और म्युनिसिपल पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है ना, हो गई 3 चीज़ समझ गए। म्युनिसिपैलिटी हो गई, यानी आपके संविधान के, ये लिख लो, आपके संविधान के शेड्यूल यानी अनुसूची 11 में पंचायतों के बारे में कार्य है, और अनुसूची 12 शेड्यूल 12 में नगरीय निकाय के बारे में काम है, अर्बन बॉडीज, नगरीय निकाय। क्लियर है? हो गया? तो हमको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। समय आज ज़्यादा हो गया, बीच में समय ज़्यादा चला गया था, इसलिए आज हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर आपके बचे हैं मात्र, रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड, यानी ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका। ठीक है, ये 2 चैप्टर बचे हैं। इन 2 चैप्टर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट हम कल कर लेंगे। क्लियर है? और कल कोशिश करेंगे कि 7th NCERT भी कंप्लीट हो जाए। आज हम लगभग 20 से 30 मिनट देरी से थे और बीच में भी थोड़ा सा रुक गए थे, तो कल हम पूरा कर लेंगे कंप्लीट। तो हम 7 दिन के भीतर 10वीं तक पूरी NCERT कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर आपको हम इससे संबंधित क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे, लिखने के लिए रिटन वाले होंगे। क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, 1 मिनट का समय है। हाँ पूछो। बंद हो गया? चलो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, इसी साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं।
भारत माता की जय।